हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी एंड पेडागोजी, या हम ये कहें कि शिक्षा मनोविज्ञान डिस्कस करेंगे, जो आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपको ये हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो में हम टॉपिक के साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। लास्ट में प्रैक्टिस भी मैंने आपके लिए रखी है, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस की जो शिक्षा मनोविज्ञान से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, जैसा भी आपको लगे तो रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, और जो भी आपके सुझाव, क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखिए। तो चलिए हम बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ दिया है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। कैसा? मनुष्य के मानसिक विकास का अध्ययन। इस लाइन में क्या कहा गया ये आपको समझना है। ये लाइन कह रही है कि जो बाल मनोविज्ञान है, देखिए शब्द से समझ में आ रहा होगा बाल। बाल मतलब बालक। बालक का मतलब गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, जब बच्चा परिपक्व होता है तब तक का बच्चे के मानसिक विकास का अध्ययन। अब मनोविज्ञान का मतलब क्या है? जो बच्चे का मानसिक विकास है उसका अध्ययन किया जाता है। तो दोनों को मिलाकर बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? गर्भ से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के मनुष्य के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? बाल मनोविज्ञान के अंदर। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो कल मैंने आपको जो टेस्ट कराया था उसमें इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा, E.L. थॉर्नडाइक जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जो आजकल एजुकेशन है वो सारी मनोविज्ञान पर बेस्ड होती है, यानी पढ़ाने का तरीका, टेक्निक्स, कितनी विधियां हैं, उन सब का आधार क्या है? तो बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान उनका आधार है। अब अगर हम बात करें, अगली लाइन में क्या दिया है? बाल मनोविज्ञान बालकों की मानसिक क्रियाओं का वर्णन करता है और उन्हें समझाने का प्रयत्न करता है। जो बाल मनोविज्ञान है वो बच्चों की, बालकों की जो मानसिक क्रियाएं हैं, मेंटल जो एक्टिविटी हैं, उनका वर्णन करता है और उन्हें समझने का प्रयास करता है, समझने का प्रयत्न करता है। तो जैसे थोड़ा सा मुझे कोल्ड है तो मैनेज करेंगे आप, अगर वॉइस थोड़ा बहुत चेंज है तो। जैसे बाल मनोविज्ञान में क्या होता है, कोई बच्चा है। अब पहले क्या था कि लोगों को स्टेजेस के बारे में भी जानकारी नहीं थी जब बाल मनोविज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इस सब्जेक्ट का प्रसार हुआ और कंपलसरी सा ये सब्जेक्ट लगने लगा लोगों को, तब ये उभर के आया। क्योंकि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या थी पहले? मनोविज्ञान जो है, देखो जैसे शताब्दियों पूर्व क्या था, जब बहुत समय पहले की बात है कि मनोविज्ञान को एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में माना जाता था। किसकी शाखा? तो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में इसको माना जाता था। किसको? मनोविज्ञान को। हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान के बैकग्राउंड को समझेंगे हम यहाँ। शताब्दियों पूर्व क्या था कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था या समझा जाता था। तो आपसे अगर क्वेश्चन बने कि मनोविज्ञान जो है ये किसका रूप है, तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा का रूप है मनोविज्ञान, इसी से उभर कर आया था। तो मनोविज्ञान को धीरे धीरे स्वतंत्र विषय बनाने के लिए कोशिश शुरू की गई लोगों के द्वारा। लोगों ने कोशिश शुरू की कि इसको एक स्वतंत्र विषय बनाया जाए, क्योंकि अपने आप में ज़रूरत लगने लगी कि मनोविज्ञान अपने आप में एक शब्द होना चाहिए, स्वतंत्र विषय एक होना चाहिए। तो हम अगर साइकोलॉजी शब्द की बात करें, मनोविज्ञान की साइकोलॉजी शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन व यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों से। दो शब्द थे, कौन कौन से? एक शब्द था साइकी, एक शब्द क्या था? साइकी, और दूसरा शब्द था लोगोस।
दूसरा शब्द था लोगोस। इन दोनों शब्दों से ये उभर के आया, दोनों शब्दों से मिलकर बना, जिसमें ये जो साइकी है इसका अर्थ क्या था, आत्मा का, और लोगोस का अर्थ था विज्ञान यानी अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करना साइकोलॉजी का अर्थ माना गया था शुरुआत में। फिर उसके बाद में क्या हुआ था कि ये आत्मा का विज्ञान जो माना गया, आत्मा का अध्ययन जो माना गया, लोगों ने इसको अमान्य कर दिया। फिर उसके बाद में 16वीं शताब्दी में ये सब खत्म हुआ। और उसके बाद 17वीं शताब्दी में एक इटली के मनोवैज्ञानिक हुए थे। कौन हुए थे, पंपोनोजी। उनका नाम याद रखना आप, पंपोलॉजी या पंपोनोजी, ठीक है, पंपोलॉजी या पंपोनोजी, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, बल्कि किसका विज्ञान है, मन का या मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मन का या मस्तिष्क का विज्ञान है मनोविज्ञान। ये बात किसने कही, ये बात कही पंपोनोजी ने। किसने कही, पंपोनोजी ने। अगर आत्मा का मनोविज्ञान किसने कहा ये पूछ लिया जाए तो इसमें प्लेटो, डेकार्डे, अरस्तु, ये सब लोग थे जो आत्मा का विज्ञान कहते थे। मन का या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, तो ये बात कही पंपोनोजी ने। किसने कही, पंपोनोजी ने। इसके बाद में 17वीं शताब्दी में ये सब चलता रहा। फिर 18वीं शताब्दी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और 19वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक हुए, विलियम वुंट। कौन हुए, विलियम वुंट। विलियम वुंट निकल के आए और विलियम वुंट ने कहा कि जो मनोविज्ञान है ये मन का या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है, बल्कि किसका विज्ञान है, इन्होंने कहा चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान किसने कहा, विलियम वुंट ने। इनके समर्थक भी हुए थे, जैसे विलियम जेम्स, विलियम सल्ली, ये आदि इनके समर्थक माने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कह दिया। किसने, तो विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान कहा। और विलियम वुंट से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अगर आपने टेट पहले दिया होगा तो आपको पता होगा कि विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान में 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। और इसीलिए प्रयोगशाला कैसी थी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, तो आपको क्या लगाना है, विलियम वुंट लगाना है। आपसे पूछ लिया जाए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो आपको क्या लगाना है, थॉर्नडाइक लगाना है। क्या लगाना है, थॉर्नडाइक के साथ में आप जाएंगे। ठीक, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई। अगर इसके बाद जैसे 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा गया किसको, मनोविज्ञान को। फिर क्या हुआ, 20वीं सदी आई, धीरे धीरे करके 20वीं शताब्दी आई। और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। और तब से लेकर 20वीं शताब्दी से लेकर अब तक मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले सबसे ज़्यादा प्रमुख व्यक्ति कौन थे, वॉटसन थे। ध्यान रखिएगा, कौन थे, वॉटसन थे। और इनके समर्थक अगर बात करें, इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, ये सभी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वॉटसन महोदय हैं, वॉटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा तुम बनाना चाहते हो या जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। आप चाहो तो मैं इसे डॉक्टर बना सकता हूँ किसी भी बच्चे को, आप चाहो तो मैं इसे इंजीनियर बना सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो इसे डकैत बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, साहूकार बना सकता हूँ, अच्छा नागरिक बना सकता हूँ या बुरा बना सकता हूँ। ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर। क्यों कहा वॉटसन ने, क्योंकि वॉटसन मानते हैं कि व्यवहार सब कुछ है। हम बच्चे के साथ में जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा वैसा सीखेगा, हम बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट देंगे बच्चा वैसा बन जाएगा। तो ये बात कौन कहते हैं, व्यवहारवादी वॉटसन कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी एक बालक दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। ये बात ध्यान रखना, कई बार पूछी जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछ लिए जाएं कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ध्यान रखिएगा अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु। अरस्टोटल किसके जनक हैं, मनोविज्ञान के। शिक्षा मनोविज्ञान मैं आपको बता चुकी, थॉर्नडाइक हैं। प्रायोगिक मनोविज्ञान पूछे जाएंगे तो विलियम वुंट हैं। कौन है, विलियम वुंट, क्योंकि इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक इसलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी मनोविज्ञान की, इसलिए इनको प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आपको ध्यान रखना है
कौन होंगे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, दो लॉजिक हैं। एक तो पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो आपको वुंट करना है। अगर आपसे पूछा जाए अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक, तो आपको विलियम जेम्स करना होगा। क्या करना होगा? विलियम जेम्स। आधुनिक अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो विलियम जेम्स हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे। किशोरावस्था का मनोविज्ञान अध्ययन किसने किया? स्टैनले हॉल ने किया। व्यक्तित्व का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? ऑलपोर्ट ने किया। व्यवहार का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? वॉटसन ने किया। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? मैकडूगल हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इनका रिवीजन आप कर लेंगे। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा देखेंगे तो एक ट्रिक भी है आपको इसे याद करने के लिए कि मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ, कैसे मनोविज्ञान शब्द उभर कर आया व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रिक है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा खोई। सबसे पहले क्या खोई? आत्मा खोई। और आत्मा खोने के बाद मनोविज्ञान ने क्या खोया? सबसे पहले आत्मा खोई, आत्मा के बाद में मन खोया, मन के बाद में चेतना खोई, और अब मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मन, सबसे पहले आत्मा खोई, फिर उसके बाद में मन खोया, मस्तिष्क को खोया, फिर चेतना खोई, और अब मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड की। जैसे देखिए हमने चाइल्ड साइकोलॉजी की बात की, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है कि बच्चे का, ये देखिए बच्चे का माइंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मस्तिष्क बना है। तो मनोविज्ञान में क्या है कि जो बच्चा है उसके गर्भ धारण करने से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक की जो अवस्था है तब तक का बच्चे का मानसिक अध्ययन किया जाता है, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मेंटल एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे बहुत सारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने अपने अपने अनुसार बच्चों के व्यवहार के बारे में, बच्चे जो क्रियाएं करते हैं उनके बारे में अपने अपने तर्क दिए। तो इसी तर्क के अध्ययन को करने को, इसी बच्चे के जो मानसिक क्रियाएं उनके बारे में अध्ययन करने को ही हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ दिया है बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो किशोरावस्था के माध्यम से माता पिता के बच्चों के दिमाग और व्यवहार पर केंद्रित है। तो इस लाइन को समझिए, क्या कह रही है? बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है, जो किशोरावस्था के माध्यम से माता पिता के बच्चों के दिमाग और व्यवहार पर केंद्रित है। तो इसमें क्या है कि जैसे हम अध्ययन करते हैं बच्चे के गर्भ से किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान में, किसमें? बाल मनोविज्ञान में। तो ये जो माता पिता के द्वारा बच्चों के दिमाग का जो व्यवहार है उस पर केंद्रित होती है बाल मनोविज्ञान। जैसे घर में बच्चे हैं और अगर पेरेंट्स उनको अच्छा बिहेव देंगे, अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होगा, लेकिन वहीं अगर गड़बड़ हो गई तो सारा मामला गड़बड़ है। तो ध्यान रखिएगा कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो किशोरावस्था के माध्यम से माता पिता के बच्चों के दिमाग और व्यवहार पर केंद्रित होती है। बाल मनोविज्ञान न केवल शारीरिक रूप से बच्चों की वृद्धि के साथ बल्कि उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास से भी संबंधित है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ये जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो केवल शारीरिक रूप से संबंधित नहीं है, बच्चों की वृद्धि तक ही संबंधित नहीं है, बल्कि बच्चों की मानसिक एक्टिविटी, भावनात्मक उनके जो क्रियाएं हैं उनसे संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे देखिए बच्चा है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये बच्चे हैं दोनों आपस में, ठीक, दो बच्चे हैं ये, और एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, स्कूल गए हैं, एक दूसरे के साथ में पढ़ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनका कौन सा विकास हो रहा है? सामाजिक विकास हो रहा है। तो इसका अध्ययन करना भी तो मनोविज्ञान का काम है, शिक्षा मनोविज्ञान का काम है, बाल मनोविज्ञान का काम है। तो बाल मनोविज्ञान में बच्चे के केवल और केवल शारीरिक वृद्धि या विकास का अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें बच्चे के सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक सभी तरह के पक्षों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। ये दोनों बच्चे किसके जैसे हैं? देखिए, पहचानिए और कमेंट करके बताइए कि ये दोनों कौन हैं। आप ही कमेंट करके बताएंगे कि ये दोनों हैं कौन। बहुत अच्छी मित्रता इन दोनों की लग रही है, बताइए कमेंट करके कौन है। आगे देखिए,
आज मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बाल मनोविज्ञान अद्वितीय और जटिल है। बिल्कुल सत्य है, लेकिन विकास के करीब पहुंचने पर वे अद्वितीय दृष्टिकोण के संदर्भ में बहुत भिन्न होते हैं। आज मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो है ये अद्वितीय है और जटिल है, लेकिन विकास के करीब पहुंचने पर वे अद्वितीय दृष्टिकोण के संदर्भ में बहुत भिन्न होते हैं। जब विकास के आप करीब पहुंचते हैं ना, तो ये जो परिवर्तन है वो अद्वितीय दृष्टिकोण के संदर्भ में बहुत भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें किशोरावस्था की, तो आप देखते हैं कि किशोरावस्था में कितने अलग जटिल दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगा बच्चों का, कि उनको लगता है कि बस हम ठीक हैं, बकाया सब गलत हैं। मतलब उनको समझना बहुत मुश्किल सा हो जाता है, तो बहुत भिन्न होते हैं देखने में। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तो ये जो अद्वितीय दृष्टिकोण के संदर्भ में बहुत ज़्यादा भिन्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, विकास एक बच्चे की आंतरिक और बाहरी वृद्धि और उसकी क्षमताओं के उद्भव और विभेदन की एक प्रक्रिया है। विकास क्या है? किसी बच्चे की आंतरिक और बाहरी वृद्धि और उसकी क्षमताओं के उद्भव या विभेदन की एक प्रक्रिया है। अगर विकास की हम बात करें, कोई बच्चा है, मान लीजिए कि ये छोटा बच्चा है, तो इस बच्चे की जो बाहरी क्रियाएं हैं और आंतरिक वृद्धि, बाहरी और आंतरिक वृद्धि और उसकी क्षमताओं के क्या क्या बच्चा कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है, कितना करने के लिए परिपक्व है, उसकी क्षमताओं के उद्भव और विभेदन की प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं। जैसे हम ये कहें कि कोई छोटा है बालक 5 साल का, और आप उससे कहें कि 10वीं क्लास का कोर्स आपको कंप्लीट करना है, तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए परिपक्व ही नहीं है। उसके लिए उसके पास में उतना तर्क कौशल नहीं है, उसके पास में इतनी उसका जो विकास है, उसकी जो परिपक्वता है अभी 5 वर्ष तक के बच्चे के बराबर काम करने की है, और आप चाहते हैं 15 वर्ष के बच्चे के बराबर काम करे, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए परिपक्व ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सीखने के लिए परिपक्वता का होना बेहद ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बच्चे आपस में खेल रहे हैं, हमें लग रहा है ये प्रतिभा का बचपन है। ये सारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और एक दूसरे के साथ में सामाजिक एक्टिविटी, सामाजिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सामाजिक विकास बेहतर होता है बच्चे का, और अपने सहपाठियों के साथ में जब घुल मिलता है तो उसमें समायोजन की प्रवृत्ति भी विकसित होती है, समायोजन करने की क्षमता का भी विकास होता है। चलिए आगे चलते हैं हम। इसे परिपक्वता के कार्य और पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत के रूप में समझा जा सकता है। देखिए वही चीज़ मैंने कही थी, इसे परिपक्वता के कार्य और पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत के रूप में समझा जा सकता है। तो किसके रूप में समझा जाएगा? परिपक्वता के कार्य और पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत के रूप में। तो परिपक्वता भी ज़रूरी है, परिपक्वता के कार्य ज़रूरी हैं, और पर्यावरण के साथ में एक बातचीत के रूप में समझा जा सकता है। विकास के विभिन्न पहलू हो सकते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, भाषा, नैतिक आदि। विकास का कोई एक पहलू नहीं है कि शारीरिक अगर आपकी वृद्धि हो गई तो ये इसी को हम विकास कहेंगे, नहीं, ये क्या हो जाएगा, इसको हम सिर्फ वृद्धि कहेंगे। ठीक है, लेकिन विकास में आपकी शारीरिक क्रियाएं भी होंगी, मानसिक अध्ययन भी किया जाएगा, भावनात्मक भी विकास होगा आपके अंदर, भाषिक विकास भी होगा, नैतिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा। सारी चीज़ों का अध्ययन किस में करेंगे? हम विकास के अंतर्गत करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए ये पिक्स है, इसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ में बैठकर पेपर दे रहे हैं, बड़े हो गए, सब मैच्योर हो गए, परिपक्व हैं। अभी जो मैं आपसे कह रही थी कि कोई छोटा बच्चा है, इस काम के लिए परिपक्व ही नहीं है, परिपक्व ही नहीं है उस काम के लिए, उसको कैसे करेगा? लेकिन जब परिपक्व है तो कर पाएगा। अब यहाँ पर इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो ब्रॉड हो चुकी है, यानी अगर ये लॉजिक लगा पा रहे हैं तो इनका मानसिक विकास अच्छे स्तर पर है। संज्ञान, अगर काम ठीक ढंग से कर रहे हैं, इनके संज्ञान क्या है, हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। जितनी भी क्रियाएं हम अपने मन मस्तिष्क से करते हैं वो सारी क्या हैं? संज्ञानात्मक हैं। तो किसी क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर माइंड में आ जाएगा और आंसर टक 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 आप आंसर लिख देंगे, पूरा आंसर कर देंगे, इसका मतलब कि आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन दिया है, जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। ऑप्शंस आपके सामने बताएंगे, 1 है, 2 है, 3 या 4। आंसर कीजिए, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे आपने पढ़ा होगा, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 स्थितियां बताई थी। 4 स्टेजेस में बालक के संज्ञानात्मक विकास को
डिफाइन किया था किसने? जीन पियाजे ने। ये संज्ञानात्मक स्टेजेस आपके सामने हैं। जैसे फर्स्ट है सेंसरी मोटर, फिर उसके बाद सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष होती है। सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष होती है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से आगे होती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, किशोरावस्था बड़े बल, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। बहुत फेमस परिभाषा है, ये किसकी है बताएंगे? ऑप्शंस हैं थॉर्नडाइक की है, या फिर स्टैनले हॉल की है, वुडवर्थ की है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? तो किशोरावस्था बड़े बल, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये बात कही स्टैनले हॉल ने। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चे हैं उनमें स्वतंत्र रहने की आकांक्षा, इच्छा कब प्रबल होती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चा सोचता है कि काश मम्मी थोड़ा सा कमरे से बाहर जाएं तो मैं क्या करूं, अपने अकॉर्डिंग मुझे जो करना है मैं वो करूं, नाचूं गाऊं, ठीक, या फिर मैं अपने बाबू सोना से बात करूं, जो भी करूं। तो कैसे रहना चाहता है बच्चा? स्वतंत्र रहना चाहता है। अगर कहीं जाना होगा तो वो सोचता है कि मम्मी पापा मेरे साथ ना जाए, मैं अकेला जाऊं, मैं अकेली जाऊं। तो स्वतंत्र रहने की इच्छा, स्वतंत्र रहने की जो आकांक्षा है वो कब प्रबल होती है? किशोरावस्था में प्रबल होती है। उससे पहले भी बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है, और किशोरावस्था का जब समापन होता है, बच्चा परिपक्व होने लगता है, प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता है, तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके और वो समझ जाता है कि जीवन की वास्तविकता क्या है। क्योंकि किशोरावस्था को बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था स्टैनले हॉल ने इसीलिए कहा क्योंकि ये अवस्था जो है इसमें बच्चा अस्थिर रहता है। बच्चे की जो बौद्धिक क्षमताएं वो अस्थिर रहती हैं, स्थिरता नहीं रहती, स्टेबिलिटी नहीं रहती। कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी सोचता है पेरेंट्स अच्छे हैं, कभी 1 मिनट में उनको गाली देने लगेगा, और ये वास्तविकता है। किशोरावस्था में ऐसा ही करता है प्रत्येक बच्चा। जैसे ये पिक है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। आप विद्यालय में जाएंगे किशोरावस्था में, पढ़ेंगे कम, ये ज़्यादा ध्यान देंगे कि वो लड़की सुंदर है, ये लड़की सुंदर है, ये ऐसी है, वो वैसी है। किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष की अवस्था होती है और सभी इस अवस्था से गुजरते हैं। और मनोविज्ञान यदि इस बात को कहता है कि 12 से 9 वर्ष की जो अवस्था है वो बहुत तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, तो ये बात 99% लोगों पर फॉलो होती है। कोई 1% ऐसे लोग होते हैं जिन पर नहीं होती, क्योंकि 100% किसी चीज़ के बारे में कहना सही भी नहीं होता और कई बार होती भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पर आप सोच रहे हैं ये लड़की गुजर के जा रही है, काश मैं इससे बात करूँ, मेरी बात हो जाए, यानी विषम लिंगी प्रेम आपके अंदर जागृत हो जाता है। बाबू सोना वाली फीलिंग आपके अंदर आने लगती है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। यहाँ जा रहे हैं, रास्ते में ध्यान नहीं है, पता लगा कि हम किसी और को देख रहे हैं, नीचे पत्थर पड़ा था, टकराकर आप गिर गए, तो इस तरीके की अवस्था है आपकी। और यहाँ समायोजन की आपके अंदर कमी पाई जाएगी किशोरावस्था में। समायोजन तो करना ही नहीं है। जितने भी आपराधिक काम होते हैं मोस्टली किशोरावस्था में होते हैं। किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया, लड़की नहीं मानी, तेजाब डाल दिया उसके ऊपर, ये यानी बर्दाश्त नहीं होता कि हम जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, वो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, मनोविज्ञान कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और विषम लिंगी प्रेम की भावना कब जागृत होती है, किस अवस्था में जागृत होती है? तो किशोरावस्था में होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। ऑप्शंस हैं मारिया मोंटेसरी, फ्रॉवेल, प्लेटो या रूसो। आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से करेंगे। तो किंडरगार्टन पद्धति के जनक माने जाते हैं फ्रॉवेल। फ्रॉवेल को किंडरगार्टन पद्धति का जनक माना जाता है। ये जो फ्रॉवेल हुए, इन्होंने बच्चे को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाने का सपोर्ट किया। ये कहते हैं कि बच्चे को जितना समझाया जाए उतना खेल खेल के माध्यम में समझाया जाए, क्योंकि खेल में बच्चा बेहतर सीख पाता है और उसकी इंद्रियां भी ज़्यादातर एक्टिव रहती हैं। तो बच्चे को खेल खेल के माध्यम से सिखाएं और करके सीखने के उनको अवसर दिए जाएं। ये बात कौन कहेंगे? फ्रॉवेल कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 5 वर्ष की उम्र में बच्चे का शब्द भंडार कितना होता है? ऑप्शंस हैं 300 शब्द, 500 शब्द, लगभग 212, लगभग 600 शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लगभग 300 शब्द। 2 वर्ष की अवस्था तक आते आते बच्चा लगभग 300 शब्द बोलने लग जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हुआ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाल विकास की अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं बाल विकास की? ऑप्शंस हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही अवस्था बाल विकास की अवस्था हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, उपरोक्त
सभी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सीएटी परीक्षण किस आयु वर्ग के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर 2 से 8 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 3 से 11 वर्ष। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? और गाइज, आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, पसंद आई हो क्लास, तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। शेयर तो आप आते ही कर दिया करें, एक बार लाइक करने में आप कंजूसी कर दें, ना करें लाइक अगर आपको पसंद नहीं है, लेकिन शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें, उनको भी लाभ हो सके, क्योंकि यहाँ आपको जो भी दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। नोट्स वगैरह सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन जनहित में जारी है। इसका उद्देश्य मात्र इतना है, आपकी फैमिली का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि देश के कोने कोने तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाई जा सके। तो इस हमारे उद्देश्य को, हमारे संकल्प को कामयाब बनाने में आप हमारा सपोर्ट करें, और आपके सपोर्ट के बिना ये संकल्प, ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा, ये भी श्योर है। तो आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 3 से 11 वर्ष। जो सीएटी परीक्षण है, सीएटी परीक्षण जो है ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। सीएटी बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? जो सीएटी परीक्षण है इसके प्रतिपादक आपको बताने हैं कौन होंगे। बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ ऑप्शन दिए हैं, वॉटसन हैं, लियोपोल्ड बेलक हैं, जॉन डी भी हैं या स्किनर हैं। तो सीएटी जो परीक्षण है इसके प्रतिपादक थे लियोपोल्ड बेलक। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। किस शिक्षण में बालक की आवश्यकता, रुचि और क्षमता को महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शंस हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऐसा कौन सा शिक्षण है जिसमें बालक की आवश्यकता, बालक की रुचि, बालक की क्षमताओं को महत्व दिया जाता है? बालक को क्या नीड है, बच्चा किस में इंटरेस्ट रखता है, बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चा कैसे सीखता है, इन चीज़ों का ध्यान कहाँ पर दिया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षण में इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है, सीसीई। ठीक है, शिक्षक केंद्रित होगा तो वहाँ पर बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान दिया ही नहीं जाएगा, शिक्षक अपने अनुसार करेगा। प्रयोगात्मक का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, मैटर है यहाँ बाल केंद्रित का। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आंसर करेंगे क्या होगा। व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो व्यक्तित्व है ये अंतर्मुखी भी होता है, बहिर्मुखी भी होता है, उभयमुखी भी होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। और ये तीनों प्रकार किसने दिया? युंग ने या जुंग ने। युंग या आपको कहीं कहीं जुंग लिखा मिलेगा। तो युंग महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान ये रखना है कि कई बार उभयमुखी दिया नहीं रहता, तो वहाँ पर 2 ही प्रकार दिए रहते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अगर आपके ऑप्शन में 3 ना दिया हो और 2 ही दिया हो और युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार पूछे जाएं तो आप 2 के साथ में जाइएगा, क्योंकि उभयमुखी का मतलब क्या है? उभयमुखी का मतलब है जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उभयमुखी कहते हैं। यानी मिक्स्ड जो होगा वो उभयमुखी होगा। अंतर्मुखी में कैसा होता है बच्चा? अंतर्मुखी में बालक शांत स्वभाव का होता है, खुद में खोया रहता है, अपने अपने अंदर की बातें अपने पास रखता है। और इसके पास में जो अंतर्मुखी बच्चा है, इसके पास में जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर नहीं होता, क्योंकि खुद में मग्न रहता है, ना बाहर निकलता है, ना किसी से बात करता है, ना सामाजिक कामों में भागीदार होता है, और एक कमरे में बंद रहना और अंदर ही अंदर पढ़ते रहना, ये अंतर्मुखी बच्चे की विशेषताएं हैं। तो ऐसा बच्चा जो खुद से आत्म केंद्रित हो, खुद पर केंद्रित हो, अहम केंद्रित हो, वो बच्चा अंतर्मुखी होगा। बहिर्मुखी कैसा होगा? जो समाज में होने वाले कामों में अपने पार्टिसिपेट करेगा, दूसरों से वार्तालाप करेगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा, उसे बात करना बहुत पसंद होगा, ये बाचाल होगा, ये मूक टाइप का होगा अंतर्मुखी। बहिर्मुखी बाचाल होगा, उसे हर चीज़ में फुदकने की आदत रहती है, यानी जो सोशल वर्क होते हैं उनमें। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हैं। और उभयमुखी यानी जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, वो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में और मनोविज्ञान का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा की, और आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखे।
तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फर्स्ट टाइम देखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखेंगे, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। टेक केयर।